71 के इंडो पाक वार में इंडिया ने बांग्लादेश को आजादी दिलाकर एक बड़ी जीत हासिल की। इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और तमिलनाडु को छोड़कर देश के हर राज्य पर कांग्रेस का कब्जा था। इंदिरा गवर्नमेंट ने 3 सीनियर जजेस को इग्नोर करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गवर्नमेंट के हक में फैसले दे। इस समय तक कांग्रेस पार्टी में बढ़ते करप्शन के कारण गुजरात में दंगे हुए, गोलियां चली और 85 लोगों की मौतें हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से अपनी पहचान बनाई। गुजरात का यही आंदोलन बिहार पहुंच जाता है और यहाँ भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, नेपोटिज्म सब कुछ खुलेआम चल रहा था। आजाद भारत का पहला मामला जिसमें खुद प्रधानमंत्री कोर्ट में पहुंची और करीब 5 घंटे तक इंदिरा गांधी को कोर्ट के सवालों का जवाब देना पड़ा। इमरजेंसी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर सकती है, लेकिन लोकसभा के मेंबर के रूप में संसद में भाग नहीं ले सकती। सत्ता जाने के इसी डर से इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के देश को एक डार्केस्ट फेज में झोंक दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के लोकसभा चुनाव से, जब इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके सामने थे समाजवादी नेता राजनारायण, जो पूरे जोर के साथ नारा दे रहे थे, इंदिरा हटाओ। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। और इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे ने विपक्ष को धूल चटा दी। कांग्रेस ने 1971 के लोकसभा चुनाव में 352 सीटें जीतकर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बना ली। और जीत के बाद इंदिरा सरकार एक एक्ट लेकर आती है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इसके तहत मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। इसी साल दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाकर भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की। इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और इसका सीधा असर 1972 के विधानसभा चुनाव में दिखा। 13 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसे उस समय इंदिरा लहर कहा गया। आप इसका अनुमान 2019 की मोदी लहर से लगा सकते हो। ईयर 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर देश के हर राज्य में इंदिरा की कांग्रेस का कब्जा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लोकसभा और राज्यसभा में इंदिरा सरकार की फुल मेजॉरिटी थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और यहीं से इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पावर टसल शुरू हो जाती है और आगे चलकर यही पावर टसल देश में इमरजेंसी का कारण बनती है। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत के 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने का फैसला लेती है। इसके तहत प्राइवेट बैंक की ओनरशिप अब सरकार के हाथ में आने वाली थी, परंतु जेआरडी टाटा जैसे बिजनेसमैन और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस फैसले का विरोध किया। आरसी कूपर, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर और शेयर होल्डर था, उसने इंदिरा गांधी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर के हक में फैसला देते हुए बैंक नेशनलाइजेशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को दिया जाने वाला कंपनसेशन काफी कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए इंदिरा सरकार द्वारा संविधान में 25th अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 31 में बदलाव किया गया। जिस कंपनसेशन वाले क्लोज के आधार पर बैंक नेशनलाइजेशन केस खारिज हुआ था, तो इंदिरा गांधी ने उसी कंपनसेशन वर्ड को हटाकर अमाउंट वर्ड लिखवा दिया और इसमें यह कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त करती है तो उसके लिए दिए जाने वाला अमाउंट भी सरकार ही तय करेगी और उसमें कोर्ट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और इसके साथ इसी अमेंडमेंट एक्ट में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C, जिसमें कहा गया कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 39B, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज एंड आर्टिकल 39C टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लागू करने के लिए बनाया जाएगा, तो कोई भी पीड़ित पर्सन कोर्ट के पास ये कहने के लिए नहीं जाएगा कि हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 का वोलेशन हुआ है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास 20 एकड़ जमीन है और आपके पड़ोसी के पास कोई जमीन नहीं है। फिर सरकार एक कानून बनाती है जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन है उसकी एक्स्ट्रा जमीन सरकार छीनकर भूमिहीन लोगों में बांट देगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी 10 एकड़ जमीन अब आपके पड़ोसी की है और अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ने यह कानून आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया है, चाहे उसमें आपके आर्टिकल 14, 19 और 31 का वोलेशन क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही पावर टसल हमें देखने को मिली प्रिवी पर्स के मामले में।
1947 में जब देश को आज़ादी मिली तब भारत में जुड़ने वाली प्रिंसली स्टेट की रॉयल फैमिली को कुछ विशेषाधिकार और हर साल एक निश्चित धनराशि दी जाती थी एंड दिस ईयरली पेमेंट वर कॉल्ड प्रिवी पर्स। लेकिन इंदिरा गांधी की नज़र में ये स्पेशल प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और इक्वलिटी एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के खिलाफ थे। तो 1971 में इंदिरा गांधी एक प्रोक्लेमेशन लेकर आती है जिसके तहत प्रिंसली स्टेट को रिकॉग्नाइज यानी स्वीकार करना ही बंद कर दिया जाता है। माधवराव सिंधिया, नवाब मंसूर अली खान पिटौदी ने इसका विरोध किया और फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के इस प्रोक्लेमेशन को खारिज कर देता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को रिवर्ट करने के लिए 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई जिसमें प्रिंसली स्टेट के सभी विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स अबोलिश कर दी गई। उसके बाद 5 नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान में एक और संशोधन किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1967 के गोलकनाथ केस की जजमेंट को पलटने के लिए किया गया। 24th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। देन इंदिरा गांधी के इन सभी फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई एंड दिस केस इज कॉल्ड केशवानंद भारती केस। और इसी केस के साथ शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की तरफ जाता है। केशवानंद भारती केरल के एक मठ के प्रमुख थे। 1969 में केरल गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के मुताबिक सरकार मठों की जमीन को जब्त करने का फैसला सुनाती है और 1972 में इंदिरा सरकार केरल के इन लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाल देती है ताकि कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। लेकिन इसके खिलाफ केशवानंद भारती अपनी आवाज़ उठाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अनलिमिटेड बदलाव करके उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। एंड फाइनली 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने इस फैसले की सुनवाई की और 7:6 की मेजोरिटी से फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंदिरा सरकार और जुडिशरी के बीच में डिसएग्रीमेंट की खाई और बढ़ जाती है और जजमेंट के अगले ही दिन चीफ जस्टिस SM सिकरी रिटायर हो जाते हैं। एंड देन 3 सीनियर जजेस को इग्नोर करके इंदिरा गवर्नमेंट द्वारा AN रे को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गवर्नमेंट के हक में फैसले दे। एंड ड्यू टू दिस ऑल 3 सीनियर जजेस अपना इस्तीफा दे देते हैं। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे थे क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत के विभिन्न राज्यों में आ गए। इससे भारत के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ने लगा। खाना, आवास और हेल्थ फैसिलिटीज की मांग बढ़ने लगी। युद्ध के भारी खर्च ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के कारण भारत में ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा। महंगाई लगभग 20 से 30% तक बढ़ गई थी और उसी साल फेल्ड मॉनसून के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। इन सभी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। गरीबी हटाने की बजाय देश में गरीबों की संख्या और बढ़ गई और इसी बीच कांग्रेस पार्टी में करप्शन भी बढ़ने लगता है और यही हाल स्टेट गवर्नमेंट का था। 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पर करप्शन एलिगेशन इतने लगे कि गुजरात के लोगों ने CM का नाम चिमन चोर रख दिया। दिसंबर 1973 में सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल और मेस फीस 20% के आसपास बढ़ा दी। 20 दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल के इस मेस बिल का विरोध किया। 3 जनवरी 1974 को गुजरात यूनिवर्सिटीज के छात्र भी हड़ताल पर उतर गए। फिर पुलिस ने कैंपस में घुसकर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे स्टूडेंट्स का गुस्सा और फूट पड़ा। इसी बीच छात्रों, वकीलों और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक समिति बनाई, नवनिर्माण युवक समिति, ताकि आंदोलन को सही दिशा दी जा सके। विपक्षी नेता मोरारजी देसाई भी इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं और इससे आंदोलन को एक नई ताकत मिली। फिर इस आंदोलन को नाम दिया गया नवनिर्माण आंदोलन। 25 जनवरी 1974 को स्टेट वाइड स्ट्राइक का ऐलान हुआ। बसें जलाई गई, सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए और कांग्रेस के कार्यालय तोड़े गए। बिगड़ते हालातों को देखकर अहमदाबाद में सेना बुलानी पड़ी। हालात बेकाबू होने पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85 लोगों की मौत हो जाती है। दबाव में आकर इंदिरा सरकार को झुकना पड़ता है और 9 फरवरी को CM चिमन भाई पटेल से इस्तीफा ले लिया जाता है। इसी के साथ गुजरात विधानसभा को भंग करके 10 जून को इलेक्शन करवाने का वादा किया गया। गुजरात के इसी नवनिर्माण आंदोलन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कई नेताओं ने अपनी पहचान बनाई।
गुजरात का ये प्रोटेस्ट जल्द ही बिहार पहुंच जाता है, क्योंकि 1974 का बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था। यहाँ हर चीज़ की कमी थी, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, लेकिन एक चीज़ की कोई कमी नहीं थी, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, कांग्रेस की सरकार, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, नेपोटिज्म, सब कुछ खुलेआम चल रहा था। 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने पूरे राज्य के छात्र नेताओं को एक कन्वेंशन के लिए बुलाया। गुजरात की सफलता ने उन्हें प्रेरित किया और इसी दिन बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया जाता है और प्रेसिडेंट चुना जाता है लालू प्रसाद यादव को। उनके साथ थे सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान और नरेंद्र सिंह। विरोध का कारण वही सेम, हॉस्टल और मेस फीस कम करो, करप्शन कम करो। 18 मार्च को जब बिहार विधानसभा में बजट सेशन चल रहा होता है, तभी बिहार छात्र संघर्ष समिति के स्टूडेंट्स बिहार विधानसभा का घेराव कर लेते हैं। विधानसभा की सभी सड़कों को बंद कर दिया जाता है और मांग रखी गई कि मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाओ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ दिया गया और एजुकेशन मिनिस्टर रामानंद सिंह के घर में आग लगा दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी गुजरात वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी, तो उसने झुकने से मना कर दिया। बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर गोलियां चली। 3 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत और दर्जनों घायल हुए। अब छात्र संघ के नेताओं को यह समझ में आ गया था कि उनके चाहने से अब बात नहीं बनेगी, तो इन सब ने एक सोची समझी रणनीति के साथ जयप्रकाश नारायण से रिक्वेस्ट की कि आप इस आंदोलन को संभालिए। जयप्रकाश नारायण, जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और बाद में विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट से भी जुड़े। फिर जयप्रकाश ने सत्ता में बदलाव के लिए 8 अप्रैल 1974 को पटना में मूक रैली यानी साइलेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया। पटना में हजारों का मौन जुलूस, कोई नारेबाजी नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ खामोशी। 5 जून को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश ने एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया। लगभग 5 लाख लोग इस मैदान में इकट्ठा हुए थे और यहीं से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ए टोटल रिवॉल्यूशन। लेकिन 6 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को एड्रेस किया और इसी रैली में उन्होंने बिहार सरकार को बर्खास्त करने से मना कर दिया। इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में रेल सेवा ठप करने का अल्टीमेटम दे दिया। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज फर्नांडिस, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग आवर और सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर पूरे देश में रेलवे स्ट्राइक की घोषणा कर दी। 3 हफ्ते चली इस स्ट्राइक में लगभग 17 लाख से ज्यादा रेलवे वर्कर्स ने हिस्सा लिया। बट 27 मई 1974 को स्ट्राइक वापस ले ली गई और इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसी बीच 18 मई 1974 को पोखरान में भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक देश का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस टेस्ट का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। पूरे देश भर में लगभग हर पार्टी के नेता, हर न्यूज़पेपर ने इंदिरा गांधी के इस काम की प्रशंसा की। लेकिन एक राजनीतिक राय ये भी थी कि ये न्यूक्लियर टेस्ट उस समय जो दबाव गुजरात, बिहार और रेलवे से था, उस दबाव को कंट्रोल करने के उपाय से किया गया था। लेकिन 12 जून 1975 का दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जीवन का शायद सबसे कठिन और खराब दिन था, क्योंकि इस दिन उन्हें 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका, उन्हें सुबह सुबह खबर मिली कि उनके सलाहकार डीपी धर की मृत्यु हो गई है। दूसरा झटका उन्हें दोपहर होते होते मिला। 10 जून को हुए गुजरात विधानसभा के नतीजे आ चुके थे और इसमें इंदिरा की कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, बिकॉज 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था और उनके अगेंस्ट में थे राजनारायण और इंदिरा ने लगभग 1 लाख प्लस वोटों से जीत हासिल। लेकिन राजनारायण ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है। दी जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया बाय कुलदीप नायर ने अपनी बुक में बताया है कि इंदिरा गांधी पर आरोप था कि 19 जनवरी को यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया जब वो एक सरकारी कर्मचारी थे और ये बात आचार संहिता के खिलाफ थी। दी केस दैट शोक इंडिया में प्रशांत भूषण ने लिखा है कि 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी खुद कोर्ट में गवाही देने आई। आजाद भारत का पहला मामला जिसमें खुद प्रधानमंत्री कोर्ट में पहुंची। इंदिरा गांधी को अदालत में करीब 5 घंटे तक सवालों का जवाब देना पड़ा और आखिरकार 14 आरोपों में से 2 आरोप सही माने गए। फर्स्ट, यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बने एंड सेकंड एलिगेशन वाज इंदिरा गांधी ने अपनी रैली में स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लाइक स्टेज, इलेक्ट्रिसिटी
लाउडस्पीकर आदि का उपयोग किया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव रद्द घोषित कर दिया गया और 6 साल के लिए उन्हें कोई भी इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दिया गया। परंतु जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 20 दिन का समय दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसी बुक में एक और रोमांचक किस्सा मौजूद है। फैसले से कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DS माथुर जस्टिस जगमोहन सिन्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें ऑफर दिया गया कि निर्णय सुनाने के पश्चात आपको पदोन्नति मिलेगी। बट सिन्हा जी समझ गए थे कि उनको लालच दिया जा रहा है एंड फाइनली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जगमोहन सिन्हा डिलीवर ए हिस्टोरिक वर्डिक्ट एंड सेट एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंदिरा गांधी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की फॉर एब्सोल्यूट स्टे, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन ना सुना दे। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी इमरजेंसी से एक दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर सकती है, बट वो लोकसभा के मेंबर के रूप में न तो संसद में भाग ले सकती है और ना ही वहां वोट डाल सकती है। 24 जून को जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, तुरंत जयप्रकाश नारायण ने 25 जून को दिल्ली में एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई और करीब 5 लाख लोगों की भीड़ वहां जमा हुई। जयप्रकाश ने अपने भाषण में एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आई है। जयप्रकाश ने वहां सेना और पुलिस से भी अपील की कि वे ऐसी सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दें जो संविधान के नियमों के तहत काम नहीं करती है। साथ ही उन्होंने इंदिरा सरकार को 29 जून तक इस्तीफा देने की मोहलत दी। जब इंदिरा गांधी को लगा कि वह अपना पॉलिटिकल कैरियर या सत्ता की कमान उनके हाथ से फिसल सकती है, तो उसी दिन शाम के लगभग 7 बजे इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे, संजय गांधी और पी एन धर सलाह करते हैं कि क्या किया जाए। तभी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री और इंदिरा के करीबी मित्र सिद्धार्थ शंकर रे ने आर्टिकल 352 के अंडर इंटरनल इमरजेंसी लगाने को कहा और कारण बताया कि जयप्रकाश ने जनता, सेना, पुलिस से अपील की है कि वो सरकार की बात न माने। यह डायरेक्ट गृह युद्ध की सिचुएशन है। और उसके बाद 25 जून की ही रात को लगभग 10 बजे इंदिरा गांधी की ओर से राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक लेटर भेजा जाता है और बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्ट्रपति करीब 11:45 पर उस लेटर पर साइन कर देते हैं और देश को एक डार्केस्ट फेज में झोंक दिया जाता है। भारत की हिस्ट्री में इससे पहले भी इमरजेंसी लागू की गई है। फर्स्ट 1962 ड्यूरिंग इंडो चाइना वार, सेकेंड 1971 ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान वार। बट ये दोनों इमरजेंसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई गई थी, लेकिन 1975 की इमरजेंसी में आधार बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। आधी रात को ही रामलीला मैदान में बैठे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव आदि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1.1 लाख प्लस गिरफ्तारियां हुई। सभी प्रिंटिंग प्रेस की पावर सप्लाई कट कर दी गई, मतलब फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी अपनी फ्रीडम खो चुका था। संजय गांधी द्वारा न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कुछ भी छापने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। इसके खिलाफ विरोध में इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे न्यूज़पेपर ने अपना एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ना शुरू कर दिया। पीएम आवास में दूसरा पावर सेंटर थे संजय गांधी, जो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम की आड़ में 5 पॉइंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फैमिली प्लानिंग, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, डोवरी सिस्टम, अडल्ट एजुकेशन एंड प्लांटिंग ट्री। इसमें सबसे भयानक था फैमिली प्लानिंग की आड़ में की गई नसबंदी, जो पूरे इमरजेंसी पीरियड में लोगों में डर का कारण रहा। लोगों को जबरन पकड़ कर सरकारी कैंप्स में ले जाकर नसबंदियां की गई। इसमें 16 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को शामिल किया गया और इसके तहत लगभग 60 लाख लोगों का मास स्टीरिलाइजेशन हुआ। उसके बाद दिल्ली ब्यूटिफिकेशन, यानी दिल्ली को एक सुंदर शहर में बदलने की आड़ में संजय गांधी ने कई अनऑथराइज्ड स्लम्स और सेटलमेंट को गिरवा देते हैं। खासकर तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के करीब बसी सभी बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को गिरा दिया जाता है। यहाँ मेनली मुस्लिम माइनॉरिटी लोग रहते थे, वही मुस्लिम माइनॉरिटी जो आज की कांग्रेस का वोट बैंक है। ये सब चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और अमेंडमेंट करती है ताकि इमरजेंसी गलत साबित ना हो जाए। फर्स्ट 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि
अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 239 का यूज करके प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करता है तो ऐसे ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 38th अमेंडमेंट एक्ट में एक और प्रोविजन ऐड किया गया। प्रेसिडेंट अगर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 का यूज करके इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो देन सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सेकंड था 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये सबसे बुरे अमेंडमेंट में से एक था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें क्या किया गया था। अब आखिरी सवाल आता है कि इमरजेंसी कब और क्यों हटाई गई। कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी में दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी ने पश्चाताप करने के लिए आपातकाल हटाया, परंतु बुक द जजमेंट में बताया गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसका कारण था, क्योंकि 1976 के आखिर में इकोनॉमी में सुधार हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक साल में डबल हो गया था और इंदिरा गांधी ने जब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आंकड़े मांगे तो उसके अनुसार इंदिरा गांधी 300 प्लस सीटें जीतने वाली थी। जनवरी में एक और घटना हुई। जुल्फी अली कार भुट्टो ने टीवी पर चुनाव पहले करवाने की घोषणा कर दी। ये सुनकर इंदिरा और बेचैन हो गई कि 6 साल पहले उन्होंने जिस पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया, वही देश अब डेमोक्रेटिक वैल्यू पर आगे निकलता दिख रहा है। एंड फाइनली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई और इलेक्शन की घोषणा कर दी गई और जनता पार्टी ने इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे को इतनी मजबूती दी कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता की कमान संभाली मोरारजी देसाई ने।